नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अरुणोदय में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के काव्य सिद्धांत। और उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे प्लेटो के जीवन पे और प्लेटो की रचनाओं पे भी। और उसके बाद जो अपने सिलेबस में प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांत दिए गए हैं उन पे हम लोग करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले 10-20 सेकंड में एक दो चीजें आपको बतानी है, मैं वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास को। तो मुझे आपको बताना यह है कि अगर आप नेट जेआरएफ 2024 की तैयारी में संलग्न हैं तो आप इस चैनल के संग जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जुड़ने के आपके फायदे ये हैं कि आपको इस चैनल पे हिंदी के सेकंड पेपर का कंप्लीट पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जा रहा है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल की। आपको यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास है, काव्यशास्त्र है, विधाएं हैं, ये सब कुछ करवाया जाएगा। आपको यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। और इस चैनल पे आपको प्रत्येक रविवार को प्रश्नोत्तरी करवाई जा रही है, क्योंकि हम लोगों का जो सिलेबस है वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो हम लोग चीज़ों को भूलते ना रहें, चीज़ों को रिवाइज करते रहें, ये सोचते हुए आपको प्रत्येक रविवार को इस चैनल पे प्रश्नोत्तरी करवाई जाती है। आपको खाली काम ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मुफ्त दी जा रही हैं। इनके लिए आपसे कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा लगता भी नहीं है। तो ये मुझे आपको बताना था। अब हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लास। जैसा मैंने आपसे पहले बताया था, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लेटो को। प्लेटो के बारे में आज हम लोग जितना अपने सिलेबस में दिया हुआ है वो सब कुछ पढ़ेंगे। तो एक बार पुनः आपका स्वागत है आज की इस क्लास में और पढ़ना शुरू करते हैं प्लेटो को। प्लेटो को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले प्लेटो के परिचय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि प्लेटो का जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 427 ईसा पूर्व में हुआ और इनका निधन 347 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर बात करें प्लेटो का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म स्थान जो था वो एथेंस था। बात समझ में आई भैया। पिताजी का नाम था अरिस्टोटोन और जो इनका मूल नाम था वो था अरिस्तोक्लीस। इनका मूल नाम क्या था? अरिस्तोक्लीस था। और सुकरात के द्वारा इनको दिया गया नाम क्या था? प्लाटोन। सुकरात जो कि इनके गुरु भी थे और सुकरात के द्वारा जो इनको नाम दिया गया वो था प्लाटोन। और ये जो आप प्लेटो पढ़ते हैं, ये प्लेटो इनका इंग्लिश नाम है और ये प्लाटोन से ही निकला हुआ नाम प्लेटो है। और अगर हम बात करें कि प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक थे, तो प्लेटो आदर्शवादी दार्शनिक थे। ठीक है, आदर्शवादी दार्शनिक क्या होता है, प्रत्ययवादी दार्शनिक या यथार्थवादी दार्शनिक क्या होता है, इन पे हम लोग अभी बात करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के काव्य सिद्धांतों को। फिलहाल ये प्लेटो के बारे में बेसिक जानकारी थी जो आपको दे दी गई। अब हम बढ़ते हैं क्लास में आगे और बात कर लेते हैं प्लेटो की रचनाओं के बारे में, क्योंकि प्लेटो की रचनाएं भी आपसे पूछी जाती हैं और खूब पूछी जाती हैं। तो प्लेटो की एक रचना रिपब्लिक है, इनकी रचना इयॉन है, सिंपोजियम है, गॉर्गियास है, प्रोटोगोरस है, फिलेबुस है, द लॉज है। लॉज मतलब ला मतलब यानी विधि और कानून। ला का मतलब विधि या फिर कानून। तो इस रचना में प्लेटो के विधि सम्मत विचार संग्रहित हैं। द लॉज है और क्रेटिलुस है, सोफिस्ट है, एपोलॉजी है और स्टेटमैन है, मतलब इसके बाद स्टेटमैन है। तो ये प्लेटो की रचनाएं हैं। प्लेटो के कुल 36 ग्रंथ विद्वानों के द्वारा लिखे हुए बताए जाते हैं। कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 36 ग्रंथ, जिसमें से 23 इनके संवाद हैं और बाकी शेष जो 13 हैं वह फिर आलेख या पत्रों के रूप में अवेलेबल हैं। तो ये प्लेटो की रचनाएं थी। आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये रचनाएं खूब पूछी जाती हैं। रिपब्लिक हुआ, इयॉन हुआ या फिर द लॉज हुआ, स्टेटमैन हुआ, इस तरीके की रचनाएं आपसे परीक्षाओं में खूब पूछी जाती हैं। तो इनको आप लोग थोड़ा सा अपने मस्तिष्क में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांतों के बारे में। तो आज हम लोगों को प्लेटो के 2 काव्य संबंधी सिद्धांत पढ़ने हैं। एक है इनका काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत,
और एक है अनुकरण का सिद्धांत, और ये दोनों सिद्धांत हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। प्लेटो के कुछ दर्शन संबंधी सिद्धांत भी हैं जिनको हम लोगों को पढ़ना तो नहीं है, लेकिन एक बार उन पे नजर डाल लेते हैं। आपसे एक प्रश्न किया भी जा सकता है कि प्लेटो के दर्शन संबंधी सिद्धांत निम्न में से कौन कौन से हैं। तो जैसे आदर्श राज्य की अवधारणा हो गई, आत्मा की अमृत सिद्धि हो गई, प्रत्यय सिद्धांत हो गया, ज्ञान मीमांसा हो गया, और सृष्टि शास्त्र हो गया। ये जो है प्लेटो के सिद्धांत हैं दर्शन संबंधी। लेकिन हम लोगों को जो है बात करना है प्लेटो के काव्य संबंधी सिद्धांतों पे, और दो सिद्धांत हैं, एक उत्पत्ति का सिद्धांत है और एक अनुकरण का सिद्धांत है, और इन दोनों सिद्धांतों पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बढ़ते हैं क्लास में आगे, और जो पहला सिद्धांत है काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, जो इनका पहला सिद्धांत है काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और जानते हैं क्या है प्लेटो के अनुसार प्लेटो की काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। देखिए, प्लेटो जो काव्य की उत्पत्ति मानते हैं उसके पीछे जो मूल कारण मानते हैं वो मानते हैं दैवीय प्रेरणा। प्लेटो का कहना है कि एक कवि जब कोई भी काव्य सृजित करता है तो उसके पीछे उसकी कोई कला नहीं होती, बल्कि क्या होती है, दैवीय प्रेरणा होती है। इसको प्लेटो ने इस तरीके से जो है सिद्ध किया कि अगर प्लेटो कहते हैं कि अगर काव्य के पीछे स्वयं कवि की कोई कला होती तो एक साहित्यकार जब चाहता तब कोई भी अच्छी से अच्छी कविता बना सकता था, लेकिन उसके द्वारा ऐसा नहीं होता। और ये बात सच है। अगर आपने कभी कोई कविता लिखी होगी या अगर आप लेखक होंगे तो ये कब साहित्यकार होंगे तो ये चीज बड़ी अच्छी तरीके से अनुभव कर पा रहे होंगे। आप जो है पूरा दिन कॉपी कलम पेन लेके बैठे रहेंगे, जिस दिन आप सोच के बैठेंगे या जिस समय आप सोच के बैठेंगे कि कविता लिखनी है, आपसे कविता लिखी ही नहीं जाएगी। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि 5 मिनट में आपसे से बेहतर कविता लिख जाएगी, और फिर आप उसको स्वयं पढ़ेंगे तो ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे ये कविता मैंने ही लिखी है या फिर किसी और ने लिखी है। तो कविता के बारे में जो है ये एक आम धारणा है कि कविता कोई लिखता नहीं है, बल्कि कविता इंसान के ऊपर उतरती है। यही चीज जो है प्लेटो ने कही। प्लेटो ने क्या कहा? प्लेटो ने कहा कि प्लेटो के अनुसार कवि के भीतर जो नई उद्भावनाएं होती हैं या नए जो भावावेश होते हैं वो उनकी कला नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं, दैवीय प्रेरणा होते हैं। तो पहली बात, काव्य की उत्पत्ति के पीछे प्लेटो ने जो है श्रेय माना है दैवीय प्रेरणा को, ना कि जो है एक साहित्यकार की कला को। तो ये एक बात हो गई। प्लेटो की दो परिभाषाएं हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि प्लेटो क्या कहना चाहते हैं वास्तविकता में। प्लेटो कहते हैं कि काव्य का सृजन एक प्रकार से ईश्वरीय उन्माद है। प्लेटो कहते हैं कि आप काव्य का सृजन तभी कर सकते हैं जब आपसे ईश्वर करवाना चाहेगा। अगर वो नहीं चाहेगा तो आप अपने आप काव्य सृजित नहीं कर सकते, यहां तक आप अपने आप एक छोटा सा शेर भी नहीं लिख सकते। तो जो काव्य है वो एक तरीके से क्या है, ईश्वरीय उन्माद है, और ईश्वरीय प्रेरणा से जब एक कवि कविता लिखता है तो वो एक तरीके से ईश्वर से साक्षात्कार कर रहा होता है। ये जो है प्लेटो का कहना है। ये इस तरीके से प्लेटो जो है काव्य की उत्पत्ति मानते हैं, और इस बात से मैं भी बिल्कुल ताल्लुक रखता हूं, क्योंकि कविता जो है कोई व्यक्ति लिख ही नहीं सकता। कविता इंसान के ऊपर वास्तविकता में उतरती ही है। कविता आप जो है कभी सोचिए, लिखने बैठिए, नहीं लिख सकते, लेकिन कई बार अचानक आपसे कविता लिख जाएगी, आपका मूड होगा, तुरंत आपके मस्तिष्क में जो है पंक्तियां आती जाएंगी और एक शानदार कविता आपसे तैयार हो जाएगी। तो ये जो है प्लेटो की उत्पत्ति इस तरीके से मानते हैं। प्लेटो एक परिभाषा और देते हैं। प्लेटो कहते हैं कि कवि की जो काव्य चेतना है वो क्या है, एक तरीके से बांसुरी है, जिसमें स्वर फूंकने का काम कौन करता है, ईश्वर करता है। या फिर प्लेटो कहते हैं जो कवि की काव्य चेतना है वो एक तरीके से बीड़ा है, लेकिन बीड़ा के तारों को झंकृत करने वाला कौन है, ईश्वर है। तो ये जो है प्लेटो काव्य की उत्पत्ति का सिद्धांत मानते हैं। परीक्षा लायक आपसे बस एक ही चीज पूछी जाएगी, प्लेटो काव्य की उत्पत्ति के पीछे श्रेय किसको देते हैं, तो दैवीय प्रेरणा को। बस इस स्लाइड से आपको खाली इतना याद रखना है।
बाकी आपने समझ तो लिया ही होगा कि प्लेटो क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये जो है उत्पत्ति का सिद्धांत इनका है। बढ़ते हैं और आगे और देखेंगे कि प्लेटो क्या कहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि कविता का वर्णन सत्य ना होकर काल्पनिक होता है, अतिरंजित होता है। अतिरंजित मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना। प्लेटो का मत कहना है कि जो कविताएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं, कल्पना से भरी हैं। बिल्कुल बात सही है। जब तक आप जो है किसी कविता में जो है कल्पनाएं नहीं होंगी तो कविता जो है जीवंत नहीं बनेगी। अगर आप यथार्थ लिख देंगे तो जो है वो मजा नहीं आएगा। कविता में जो है कल्पनाएं होना स्वाभाविक है, अतिरंजित उनका होना भी स्वाभाविक है। कविताओं में थोड़ा अगर बढ़ा चढ़ा के वर्णन नहीं करेंगे तब भी जो है बेहतर कविता नहीं बना पाएंगे। भावनाएं तो कविता के लिए जरूरी हैं ही, और कविता जो है इनका मानना है प्लेटो का कि कविता जो है अज्ञानजनक भी होती है। इसका उदाहरण प्लेटो ने कैसे दिया? प्लेटो ने कहा कि मान के चलो आपको जो है अपनी एक कविता पे किसी डॉक्टर के बारे में कुछ लिखना है। आप नहीं जानते कि डॉक्टर की पढ़ाई क्या होती है, डॉक्टर कैसे कैसे काम करता है, लेकिन आप उस डॉक्टर के बारे में अपनी कविता में सब कुछ लिखेंगे। ये भले जो है कल्पना के माध्यम से लिखें, भावना के माध्यम से लिखें, बढ़ा चढ़ा के वर्णन लिखें, तो कवि जो प्लेटो है वो काव्य को जो है अज्ञानजनक भी मानता है। तो प्लेटो कह रहे हैं कि कविता का वर्णन सत्य ना होकर काल्पनिक, अतिरंजित, भावुक और अज्ञानजनक होता है, जो समाज को गलत दिशा में ले जाता है। और प्लेटो एक तरीके से कहते थे कि जो है समाज से काव्य को और कवि को बहिष्कृत कर देना चाहिए। इस तरीके की प्लेटो बात करते थे, क्योंकि उनका मानना था जो कविता होती है, जो काव्य होता है, वो समाज को गलत दिशा में ले जाता है, समाज को जो है उत्तेजित करता है और उसको जो है गलत दिशा में जो है मोड़ता है। तो ये प्लेटो का मानना था। और प्लेटो ने जो है काव्य पे और कवि पे 3 गहरे आरोप लगाए हैं। प्लेटो ने काव्य पे और कवि पे 3 गहरे आरोप लगाए हैं। अब ये बात बड़ी समझने जैसी है कि प्लेटो ने काव्य और कवि पे कौन से 3 गहरे आरोप लगाए। सबसे पहली बात, प्लेटो ने ये कहा कि काव्य जो है वो अनुकृति की अनुकृति है। अब इस चीज को समझते हैं कि भाई ये अनुकृति की अनुकृति क्या है। तो प्लेटो का मानना ये है कि इस संसार में, ये जो संसार है, इस संसार में जो कुछ भी है उसका विचार आध्यात्मिक जगत में उपलब्ध है। ये चीज बड़े गौर से समझना। मान के चलो ये हमारे पास पेन है, ये हमारे पास पेन है। पेन का जो विचार है इस लोक में, ये पेन होने से पहले इसका विचार आध्यात्मिक जगत में उपलब्ध है। तो प्लेटो कहते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है उसका विचार जो है पहले से आध्यात्मिक जगत में उपलब्ध है। तो प्लेटो जो है विचार को प्राथमिकता देते हैं। प्लेटो जो है विचार को क्या देते हैं? प्राथमिकता देते हैं। विचार को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। विचार को ही हम लोग प्रत्यय कहते हैं। इसीलिए प्लेटो को आदर्शवादी दार्शनिक या फिर प्रत्ययवादी दार्शनिक कहा जाता है। तो बात समझ में आई कि प्लेटो क्यों आदर्शवादी दार्शनिक है। प्लेटो, अब ये बात हम लोग समझ लेते हैं कि काव्य अनुकृति की अनुकृति है। प्लेटो क्या कहना चाहते हैं? मान के चलो मुझे इस पेन पे कविता लिखनी है। अब कहानी इसकी समझिए। ये जो पेन है इसका विचार पहले से आध्यात्मिक जगत में उपलब्ध है। तो सबसे सत्य क्या हुआ? वो विचार हुआ। फिर जो है एक वस्तुकार ने, एक कलाकार ने इस पेन को बनाया। तो ये जो है ये क्या हो गया? एक तरीके से विचार की अनुकृति हो गई। अब एक चित्रकार इसको अपने कागज पे उकेरेगा तो एक तरीके से जो उस कलाकार ने अनुकृति की थी विचार की, तो ये जो चित्र है वो अनुकृति की भी अनुकृति हो गया। ये जो है प्लेटो कहना चाहते हैं। तो जो काव्य है, काव्य को प्लेटो कहते हैं कि काव्य अनुकृति की भी अनुकृति है, क्योंकि जो है ढंग से समझते हैं। दूसरा आरोप जो है प्लेटो जो है क्या लगाते हैं कवि पे और काव्य पे? प्लेटो कहते हैं कि कवि द्वारा किए गए वर्णन सच्चे और वास्तविक तर्क पर आधारित नहीं रहते, अतः कवि जो है अज्ञानता का प्रसार करता है। ये जो है प्लेटो ने काव्य पे दूसरा आरोप लगाया। और तीसरे आरोप में प्लेटो कहते हैं
कवि समाज में अनाचार का पोषक होता है, पोषण करने वाला अपराधी होता है। ये प्लेटो ने कवि पे तीसरा आरोप लगाया है। तो ये 3 आरोप प्लेटो के हैं जो उन्होंने काव्य पे और कवि पे लगाए हैं। ये चीज जो है परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे जो है प्लेटो के अनुसार काव्य के भेद पूछे जा सकते हैं। तो प्लेटो ने काव्य के 3 भेद किए, एक अनुकरणात्मक, एक वर्णनात्मक, इसको प्रगीत भी कह सकते हैं, और एक मिश्र काव्य। अनुकरणात्मक के इन्होंने 2 भाग किए, एक प्रहसन और एक दुखांत या फिर त्रासदी। और वर्णात्मक के इन्होंने 3 भेद माने हैं, भाग नहीं किए, 3 भेद माने हैं, शब्द, माधुर्य और लय। तो ये जो है प्लेटो ने काव्य के 3 भेद किए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो का जो दूसरा सिद्धांत है, या फिर कह सकते हैं प्लेटो के अनुकरण का सिद्धांत। अब देखेंगे प्लेटो इसमें क्या कहना चाहते हैं। प्लेटो कहते हैं कि किसी भी वस्तु के 3 रूप हो सकते हैं। पहला क्या है? आदर्श रूप। दूसरा क्या है? वास्तविक रूप। और तीसरा क्या है? अनुकृति रूप। मैंने पेन का एग्जाम्पल लिया था, फिर से मैं जो है इस पेन का ही एग्जाम्पल लेने वाला हूं। ये जो पेन है ये वर्तमान समय में भौतिक जगत में है, लेकिन इसका जो विचार है वो आध्यात्मिक जगत में पहले से उपलब्ध है। ये अब बनाया गया है पेन, लेकिन इसका विचार जो है बहुत पहले से आध्यात्मिक जगत में उपलब्ध है। तो ये जो पेन है ये क्या, ये पेन का जो विचार है जो आध्यात्मिक जगत में है वो क्या है? आदर्श रूप है। तो प्लेटो मानते हैं जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं? आदर्श रूप होते हैं। विचारों को प्लेटो ने क्या माना? आदर्श रूप माना। तो विचार भैया पहले से आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन एक कलाकार ने, एक जो है वस्तुकार ने इसको जो है पेन को बनाया, किसी ने इस पेन को बनाया, तो फिर ये जो है इसका क्या हो गया? वास्तविक रूप हो गया। मतलब ये जो वस्तु है, वस्तु क्या होती है? वास्तविक रूप होती है। लेकिन अब चित्रकार क्या करे? अगर चित्रकार इसका कोई एक चित्र बनाए किसी कागज पे, ये जो है इसका मतलब इस पेन की उसने अनुकृति की, तो फिर वो क्या हो जाएगा? उसका अनुकृत रूप। तो कह सकते हैं ये जो कला होती है ये क्या होती है? अनुकृत रूप होती है। तो ये बात भैया समझ में आई। तो प्लेटो जो है में आई होगी। प्लेटो के अनुसार कवि अनुकरण का भी अनुकरण करता है, अर्थात काव्य और अन्य कलाएं सत्य से 3 गुना दूर होती हैं, या प्लेटो की भाषा में त्रिधा अपेत। प्लेटो कहते हैं कि जो काव्य होता है या कला होती है वो सत्य से, क्योंकि भाई सत्य तो विचार है, सत्य क्या है? सत्य तो विचार है, और कोई भी कला होती है वो सत्य से 1 तिगुना दूर होती है। यानी कह सकते हैं अनुकृति की भी अनुकृति होती है, अनुकृति की भी अनुकृति होती है। तो ये चीज समझ में आई। अनुकृति की भी अनुकृति होती है, क्योंकि भैया अनुकृति तो हो गया वास्तविक रूप, और ये जो कला होती है वो इसकी भी अनुकृति होती है। तो प्लेटो ने कहा जो कला है वो एक तरीके से अनुकृति की भी अनुकृति होती है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो प्लेटो के ये जो 2 सिद्धांत थे, परीक्षा की दृष्टि से सिद्धांत इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उम्मीद है कि जो है हो सकता है प्रश्न आए, लेकिन इनकी रचनाओं से प्रश्न आ सकता है। और जो उत्पत्ति का सिद्धांत था उसमें प्लेटो ने काव्य के कितने भेद माने हैं, वहां से कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्लेटो की थी क्लास। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।